नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सा चैप्टर खोलने जा रहा हूं। ट्रंप की गोद में मुनीर, उधर अमेरिका और चीन की डील, पीएम मोदी के लिए कौन सा बड़ा चैलेंज आकर खड़ा हो गया है, आज आपको दिखाऊंगा। भारत ने पाकिस्तान को रगड़ कर धोया, लेकिन अब अमेरिका मरहम क्यों लगा रहा है? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? पाकिस्तान को बनाकर हथियार चीन अमेरिका मिलकर भारत को घेरने की तैयारी कर रहे हैं क्या? ट्रंप का बेटा, दामाद और चीन ने अमेरिका की नस दबाई, लेकिन पीएम मोदी ने भी कैसे फुल तैयारी कर रखी है क्या? आज इसके बारे में भी बात करूंगा। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर गजब घमासान हो गया। गायब केजरीवाल की वापसी होने वाली है क्या? इधर बुलडोजर एक्शन, उधर पीएम मोदी की दिल्ली सीएम सांसदों से मीटिंग। क्या कुछ दिल्ली में बड़ा होने वाला? आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। इसके अलावा राजा रघुवंशी केस में सबसे बड़ा खुलासा हो गया, सोनम ने और भी मर्डर किए हैं क्या? सोनम और राज कुशवाहा की तस्वीर, राखी बंधवाने वाले से मंगलसूत्र पहनाने वाले को मरवा दिया क्या? और प्रचंड गर्मी, फटते एसी, आपके घर में भी आपने टाइम बॉम्ब तो नहीं लगा रखा? मोदी सरकार ने आपके एसी के रिमोट में ऐसा क्या बदल दिया जो आपकी जिंदगी बचा देगा? आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। पश्चिम बंगाल में फिर हिंसा भड़क गई है। दक्षिण 24 परगना में शिव मंदिर में तोड़फोड़ के बाद दो समुदायों के बीच जमकर पथराव और आगजनी हुई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। बीजेपी ने इस बवाल के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं को लेकर पीएम मोदी को लेटर लिखा है। लेटर में राहुल गांधी बिहार के अंबेडकर हॉस्टल में असुविधाओं का जिक्र करते हैं और इसके अलावा राहुल गांधी ने दलित और ओबीसी छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में देरी का मुद्दा भी उठाया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बीजेपी अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप को पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी दफ्तर में महिला के साथ उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो पर काफी बवाल भी मचा था। नोटिस के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कश्यप के खिलाफ एक्शन हुआ है। बीजेपी ने निष्कासित को करने वाले लेटर में लिखा है कि कृत्य घोर अनुशासनहीनता की परिधि में आता है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। लक्ष्मण सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। आरोप है कि लक्ष्मण सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विवादास्पद बयान भी दिया था। बेंगलुरु में हुई भगदड़ के लिए कर्नाटक सरकार ने आरसीबी और बीसीसीआई को जिम्मेदार ठहराया। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि इस इवेंट के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी। आयोजकों ने सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को इस इवेंट में शामिल होने को बुला लिया। 4 जून को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की विक्ट्री परेड में मची भगदड़ में 11 लोगों की जान गई थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज 78 साल के हो गए हैं। इस मौके पर उनके समर्थक और पार्टी के वरिष्ठ नेता जन्मदिन की बधाई देने उनके घर पहुंचे और तलवार से 78 किलो का केक भी काटा गया। पार्टी के कुछ नेता तो गाजे बाजे और गिफ्ट के साथ लालू यादव को बधाई देने पहुंचे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। ट्रंप की गोद में पाकिस्तानी मुनीर, उधर अमेरिका और चीन की डील हुई है। पीएम मोदी के लिए कौन सा बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है? भारत ने पाकिस्तान को रगड़ कर धोया, अमेरिका मरहम क्यों लगा रहा? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? पाकिस्तान को हथियार बनाकर चीन और अमेरिका भारत को घेरने की तैयारी। अमेरिका ने कश्मीर पर नया बयान ऐसे वक्त में दिया है जब हाल में पाकिस्तान का एक डेलीगेशन अमेरिका में था। यानी अमेरिका भारत से डायरेक्ट तो भिड़ नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान के बहाने भारत को उलझाने में लगा है। क्योंकि इन लोगों को लगता है भाई पाकिस्तान अगर निपट गया तो जो भारत अभी 6.5% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है उसका तो भाई वो तो फिर कहां जाएगा, रुकेगा नहीं। तो पाकिस्तान को उसके पीछे लगा के रखो। जैसे आप किसी पालतू जानवर को या कई बार सड़क के जानवर को भौंकने के लिए किसी के पीछे छोड़ते हैं, इन लोग पाकिस्तान को वही भौंकने वाला बना के रखे हुए हैं कि भारत पर भौंकते तो रहेगा कम से कम। भारत को फर्क पड़े ना पड़े, भारत जो है उसको एक लात मारेगा उधर गिरेगा, लेकिन भौंकने तो दो, कान में कम से कम इरिटेशन तो होता रहेगा। उनको लगता है कि भारत को उलझा के रखो।
किसी तरह भारत इन सब से बाहर ना आ पाए, इसी में फंसा रहे। हैरानी की बात यह है कि भारत को उलझाए रखने की गलती में ट्रंप खुद ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं जो उन्हें आगे भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान के सीने पर जो आतंकवाद का ठप्पा लगा है, अमेरिका अब उसे भी हटाने की कोशिश कर रहा है। और आज ही एक और बड़ी खबर आई, अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की पीठ थपथपा दी। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जनरल ने आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ पाकिस्तान की सेना की लड़ाई की तारीफ कर दी। काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान को अमेरिका का शानदार पार्टनर बताया है। अमेरिकी जनरल ने बताया कि कैसे अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों को निपटा रहे हैं। अमेरिकी जनरल ने इस बात का भी खुलासा किया कि साल 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर धमाका करके 13 अमेरिकी सैनिकों को मारने वाले आतंकी को पाकिस्तान ने ही पकड़कर अमेरिका के हवाले किया। अमेरिकी जनरल ने बताया कि खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने उन्हें कॉल किया था और बताया था कि जिस आतंकी मोहम्मद शरीफुल्लाह को आप सालों से तलाश रहे हैं, उसे हमने पकड़ लिया। मुनीर ने कहा कि वो इस आतंकी को अमेरिका को सौंपने को तैयार हैं। मुनीर ने तब इस बात पर जोर दिया कि वो अमेरिका के रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति को भी यह बता दें कि भाई हम ऐसा करने वाले हैं। आप सुनिए अमेरिकी कमांडर कैसे पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, कैसे उसे आतंकवाद का पीड़ित बता रहा है। यह कह रहा है कि पाकिस्तान ने तो खुद आतंकवाद के खिलाफ जंग में अपने कई सैनिक खोए हैं। इन लोगों का सुनिए बयान जरा। जो पाकिस्तान इनको ओसामा बिन लादेन नहीं दिया, उसको वहां मारना पड़ा, वहां हाफिज सईद और मसूद अजहर को छुपा के बैठा है, उसके लिए ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा है। ये वही अमेरिका है जिसने यही कांड किया था अफगानिस्तान में। इसने अफगानिस्तान के लोगों के साथ, वहां पर जो आतंकी थे उनके साथ मिलकर वहां पर रशिया को तो बाहर कर दिया। बाद में उन्हीं लोगों ने, उन्हीं आतंकियों ने अमेरिका की बैंड बजा कर रख दी थी। और लास्ट में क्या हुआ? तुम अपने हथियार छोड़ के वहां से, अफगानिस्तान से भाग आए। आज की डेट में तुम पाकिस्तान को बचाने का प्रयास कर रहे हो ताकि भारत पर भौंकता रहे वो। कल को यही काटेगा तुमको। ये ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ के भी अभी इग्नोर कर रहे हैं कि पहले भारत पर भौंकने तो दो, बाद में हम देखेंगे हमको काटेगा तो इंजेक्शन लगवा के बैठेंगे। अब ये देखिए कि पाकिस्तान को पैम्पर करके कैसे अमेरिका भी फंस रहा है, क्योंकि इधर अमेरिका का टॉप जनरल पाकिस्तान को आतंकवाद का पीड़ित बता रहा है। उधर अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई के चीफ हैं काश पटेल, उन्होंने पाकिस्तान की आतंकी साजिश का खुलासा किया है। यह पता चला है कि कनाडा में रह रहा पाकिस्तानी नागरिक पिछले साल 7 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में आतंकी हमला करने वाला था। यह पाकिस्तानी नागरिक अमेरिका में यहूदियों पर आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। अब इसे पकड़कर अमेरिका लाया गया है। काश पटेल ने कहा कि यह मामला बताता है कि दुनिया के हर कोने में आतंकवाद का खतरा कितना बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद का आरोपी पाकिस्तानी नागरिक का नाम मोहम्मद शाहजेब है और आरोप है कि आईएसआईएस के साथ मिलकर आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। यानी एफबीआई का चीफ बता रहा है कि पाकिस्तान के लोग यही सब तमाशा कर रहे हैं, और वहां जनरल कह रहा है कि अरे पाकिस्तान तो हमें आतंकी सौंप रहा है 2-4 पकड़ के। अरे भैया, पाकिस्तान वो देश है जिसके यहां इतना कूड़ा है कि उसके अंदर से कॉकरोच ही निकलते हैं। 4 कॉकरोच तुमको पकड़ के दे दिया आतंकी के नाम पे, तो तुम सोच रहे हो वो सफाई करने में निकला है? उसके पास पूरा कमरा भर के भरा हुआ है। वो जब चाहेगा वैसे 4 और आतंकी बना देगा। तुमको बेवकूफ बना रहा है वो। और आप अमेरिका का विरोधाभास देखिए। अमेरिकी जनरल पाकिस्तान को शाबाशी दे रहा है कि पाकिस्तान आईएसआईएस के आतंकियों को निपटा रहा है। एफबीआई का चीफ कह रहा है कि पाकिस्तान का नागरिक आईएसआईएस की मदद कर रहा है। एफबीआई का चीफ अमेरिका के साथ साथ दुनिया को चेतावनी, आतंकवाद के खतरे के प्रति आगाह कर रहा है। और इधर ट्रंप आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को खाद पानी दे रहे हैं। उसको बुला रहे हैं मुनीर को कि आओ, तुम आओ, हमारे कार्यक्रम में शामिल हो। इंडिया को समझ में नहीं आ रहा तुम क्या करना चाह रहे हो। इससे इंडिया रुकने वाला नहीं है। ये सब तमाशा तुम कर लो, इससे इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका और पाकिस्तान की इस ड्रामे वाली दोस्ती में इतने झोल हैं कि कोई भी माथा पीट ले। जैसे इधर अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला देश बता रहा है, उधर पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने अमेरिका पर ही आतंकवाद को बढ़ावा देने का दोष मढ़ दिया। बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि अमेरिकी सेना ने जब अफगानिस्तान से जल्दबाजी में वापसी की तो उसने वहां बड़ी संख्या में सैन्य उपकरण छोड़ दिए। ये हथियार अब आतंकवादी समूहों के हाथ में पहुंच गए हैं और वे पाकिस्तान के भीतर इसका इस्तेमाल सुरक्षा बलों के खिलाफ कर रहे हैं। बिलावल कह रहा है कि कई बार जब पाकिस्तान अपनी सीमा के भीतर आतंकियों से लड़ता है तो उनके पास ऐसे हथियार होते हैं जो पाकिस्तान की पुलिस के पास भी नहीं होते। बिलावल भुट्टो का सीधा इशारा साल 2020 में ट्रंप के अफगानिस्तान पर लिए फैसले की तरफ था।
अब सोचिए कहां ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाहता है, कहां बिलावल अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। और बिलावल अकेला नहीं है, यह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी, आपको याद होगा, एक दिन बीच में कह दिया था कि भाई हम डर्टी वर्क करते हैं अमेरिका का और ब्रिटेन का, वेस्टर्न कंट्रीज का। डर्टी वर्क क्या था? यही सब तो था। आतंकवाद पर पाकिस्तान का दामन तो दागदार है ही। अमेरिका कभी दूध का धुला नहीं रहा, और यह हम आपको पाठशाला में बार बार याद दिलाते हैं। ठीक है, तुम एक बड़े देश हो, तुम्हारे से डील करनी पड़ेगी, तुमसे दोस्ती करनी पड़ेगी, जैसी दोस्ती ऊपर ऊपर की तुम कर रहे हो हम भी करेंगे, कोहनी मार के नहीं चलेंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। लेकिन तुम पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका भरोसे के लायक है ही नहीं। इसलिए दोनों एक दूसरे को पुचकार भी रहे हैं, पाकिस्तान और अमेरिका, और दुत्कार भी रहे। लेकिन भारत किसी तरह के कंफ्यूजन में नहीं, वो पाकिस्तान को सिर्फ एक आतंकी देश मानता था, है और रहेगा। यूरोप दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इशारों में अमेरिका को भी समझा दिया कि जिस पाकिस्तान पर तुम्हारा नया नया प्यार उमड़ रहा है, उसी ने तुम्हें सैकड़ों जख्म दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओसामा बिन लादेन का नाम लेकर अमेरिका को पाकिस्तान की सच्चाई याद दिलाई। विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को समझना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन ने छिपने के लिए पाकिस्तान को ही सुरक्षित क्यों माना। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया समझे कि यह केवल भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, यह आतंकवाद के बारे में है। यही आतंकवाद आपको यानी यूरोप को भी सताएगा। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को एक देश के तौर पर मत देखिए, आतंक के अड्डे की तरह देखिए, टेररिस्तान के तौर पर देखिए। सुनिए कैसे एस जयशंकर ने एक झटके में अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की पोल खोलकर रख दी दुनिया के सामने। This is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India-Pakistan, think of it as India-Terroristan. You will then appreciate it. अपनी यूरोप यात्रा के दौरान एस जयशंकर ने पाकिस्तान को फिर से घर में घुसकर मारने की चेतावनी भी दी। एस जयशंकर ने यह तक कह दिया कि वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि आतंकी पाकिस्तान में कहां हैं, अगर वो भीतर के इलाकों में भी होंगे तो वहां भी ठोकेंगे। भारत की ऐसी ही चेतावनियों से पाकिस्तान घबराया हुआ है। उसने भारत के हमले के डर से अपना रक्षा बजट 20% बढ़ाकर $2.55 ट्रिलियन यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया, जबकि बाकी खर्चों में पाकिस्तान ने 7% की कटौती की है। भाई उसको लग रहा है भारत से बचेंगे तभी तो कुछ खर्च कर पाएंगे, तो बाकी खर्चा घटाओ और पैसा लगाओ डिफेंस में। यानी पाकिस्तान ने हथियार खरीदने के लिए तो पैसे निकाल लिए, लेकिन बुनियादी सुविधाओं पर खर्च करने पर कैंची चला दी। उधर पाकिस्तान हथियारों के लिए जेब ढीली करने को तैयार है, इधर चीन पाकिस्तान को फिर से चूना लगाने को तैयार है। ऐसी रिपोर्ट है कि चीन पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर J-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान तक बेचने को तैयार है। आप सोचिए 50% डिस्काउंट पर लड़ाकू विमान दो ही सूरत में मिल सकता है, या तो विमान घटिया क्वालिटी का हो या फिर चीन पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा भाईचारा दिखा रहा हो। अब चीन भाईचारा दिखाने वाला तो है नहीं, तो घटिया सामान उधर सटा रहा है, और उसको भी लगता है कि इसको भौंकने दो, थोड़ा इंडिया जो है उसमें फंसा रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। यानी अमेरिका और चीन दोनों को परेशानी भारत से, दोनों खुल के सामने से लड़ नहीं सकते, तो भौंकने के लिए पाकिस्तान को दरवाजे पे बांध रखा है। यह बात कोई भी आसानी से समझ सकता है कि पाकिस्तान से दोस्ती करना मतलब आतंकवाद को गले लगाना है। लेकिन अगर ट्रंप ये रिस्क ले रहे हैं फिर भी, तो क्या उसके पीछे वजह सिर्फ भारत ही है? क्योंकि एक थ्योरी यह भी चल रही है कि पाकिस्तान पर ट्रंप की नरमी की वजह के पीछे बिजनेस और ट्रंप का निजी फायदा भी है। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक इस खबर की खूब चर्चा भी है। दरअसल 14 मार्च 2025 को पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल को लॉन्च किया था, और 26 अप्रैल 2025 को ट्रंप के परिवार की कंपनी ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान से डील कर ली। यह डील 22 अप्रैल 2025 को हुई। पहलगाम आतंकी हमले के केवल 4 दिन बाद इस कंपनी को 60% हिस्सा ट्रंप के दो बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के पास है। इस कंपनी के क्रिप्टो कॉइन सेल से होने वाली आमदनी का 75% हिस्सा ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के पास जाता है, और इस कंपनी के बहुत से अहम पद पर ट्रंप के करीबी बैठे हुए हैं। डील के मुताबिक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पाकिस्तान को रीजन का क्रिप्टो हब बनाने की दिशा में काम करेगा। इस डील को फाइनल करने के लिए खुद ट्रंप के बेहद करीबी लोग पाकिस्तान गए थे। वहां शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर ने ट्रंप के परिवार की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की टीम का स्वागत किया था।
अब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ट्रंप की पाकिस्तान पर नरमी के पीछे उनके परिवार की ये डील तो नहीं है। क्योंकि भाई ट्रंप का बेटा कहता होगा कि पापा आप क्या कर रहे हो, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो मेरी डील का क्या होगा। ट्रंप का दामाद कहता होगा कि ससुर जी आप क्या कर रहे हैं, उधर भारत ठोक रहा है, आप भी पाकिस्तान को ठोक देंगे तो मेरी डील का क्या होगा। तो ट्रंप को बेटे, दामाद, बेटी यही सब दिख रहे हैं इस वक्त, ये भी लोग कह रहे हैं। आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान से डील करने के चक्कर में ट्रंप फंस भी सकते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ही ट्रंप ने ऐलान किया था कि ट्रंप से जुड़ी कंपनियां अपनी सरकार के दौरान कोई नया धंधा नहीं करेंगी। लेकिन अब एक अलग ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। ट्रंप अब जो काम खुद नहीं कर पा रहे वो अपने बच्चों और दामाद से करवा रहे हैं। पिछली सरकार के दौरान ट्रंप की कंपनियों को अनियमितता के लिए दोषी पाया गया था और उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई थी। वो अपना दूसरा चुनाव तक हार गए थे। तो अब उन्होंने नया रास्ता निकाला कि मैं नहीं करूंगा, पर मेरा बेटा कर रहा, मैं कैसे रोकूं, मेरा दामाद कर रहा, मैं कैसे रोकूं भाई। ये हिसाब कर रहा है ट्रंप। गौर करने की बात यह भी है कि सीज फायर की बात करते वक्त ट्रंप ने पाकिस्तान से व्यापार का जिक्र भी किया था। यानी ट्रंप की का अपना पारिवारिक फायदा भी है, दूसरा उनको लगता है कि भारत को भी थोड़ा कंट्रोल रखने में काम आएगा। भारत ऐसे कंट्रोल होने वाला है, ये वाला नया भारत। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप खुद को डील ब्रेकर बताते हैं। वो दावा करते हैं कि जिससे कोई डील नहीं कर सकता उससे वो आसानी से डील कर सकते हैं। हालांकि वो एलन मस्क को डील नहीं कर पा रहे। एलन मस्क ने धोखे रख दिया। पब्लिक तो ये भी कह रही है कि जो अपने अमेरिकी दोस्त का नहीं हुआ वो भारत का क्या होगा, वो दुनिया का क्या होगा। जो अपने दोस्त से दोस्ती नहीं निभा पाया वो दुनिया से क्या दोस्ती निभाएगा। यही अमेरिका की सच्चाई है। इनके चेहरे का रंग और बाल का रंग मैच नहीं करता। इनका रंग कब बदल जाए क्या विश्वास कीजिएगा। जैसे आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका और चीन की ट्रेड डील हो गई। इस डील के दौरान चीन अमेरिका को रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट्स की सप्लाई करेगा और बदले में अमेरिका अपनी यूनिवर्सिटी में चीन के छात्रों को जगह दे देगा। हालांकि इसके अलावा अमेरिका ने चीन को क्या क्या ऑफर किया है इसका ट्रंप ने खुलासा नहीं किया। टैरिफ की बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम चीन के सामान पर 55% का टैरिफ ले रहे हैं, चीन 10% का टैरिफ ले रहा है। दोनों देशों के बीच रिश्ते जबरदस्त हैं। अब ट्रंप के लिए यह राहत भरी खबर है, क्योंकि चीन ने अपने यहां से रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो एक्सपोर्ट है वो सीमित कर दिया था अमेरिका के लिए भी, और अमेरिका भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर है। इसलिए ट्रंप भी लगातार दबाव बना रहे थे कि वो इसके लिए चीन से डील करें, और चीन ने अमेरिका की नस दबाकर ट्रंप को फंसा दिया था। क्योंकि बॉस ये रेयर अर्थ एलिमेंट आज की डेट में बड़े बड़े देश जो हैं वो इसके चक्कर में फंसे हुए हैं, और ये रेयर अर्थ एलिमेंट चीन का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन गया है। क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट चीन के पास ही प्रचुर मात्रा में है, और दुनिया अब चीन पर पूरी तरह निर्भर है उस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनती हैं, बड़े बड़े हथियार बनते हैं, स्पेस को लेकर कई चीजें बनती हैं। वही चीन जिसकी चाहे उसकी नस दबा दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब चीन को ट्रेड वॉर में धमका रहे थे तभी चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई रोककर ट्रंप की नस दबा दी, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना आज की दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। कार से लेकर फाइटर प्लेन तक सब में रेयर अर्थ एलिमेंट से बने पार्ट्स की जरूरत होती है, और आपको याद होगा हमने इस पे एक चैप्टर भी आपको बताया था। चीन ने जब इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो अमेरिका में बड़ा बवाल मच गया कि अरे बाप रे बाप, इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसे बनेगी, हथियार कैसे बनेंगे। चीन से आने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर अमेरिका किस तरह से निर्भर है उसे आप समझिए। आपको समझ में आएगा कि सरेंडर करवाने या दुनिया में जो है वो मैं डील करा दूं ये और डील करा दूं वो ट्रंप जो है वो कैसे खुद सरेंडर कर गए चीन के सामने। आप देखिए, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये कई ऐसे करीब मेरे ख्याल से 16-17 तत्व हैं जिनको मिलाकर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स की लिस्ट बनती है, और ये पृथ्वी में है काफी मात्रा में, लेकिन और ऊपरी पपड़ी पर ही है, ऊपरी सतह पर ही है, लेकिन एक जगह पर प्रचुर मात्रा में मिल जाए ऐसा नहीं होता, और इनको रिफाइन करना, इनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा टेक्निकल काम है। इस मामले में चीन आगे निकल गया है। अब अगर आप देखेंगे जो माइनिंग है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, वो माइनिंग 61% कौन करता है? चीन करता है, 61%। अब आप देखिए रिफाइनिंग, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की रिफाइनिंग करने में बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी लगती है, वो 90% कौन कर रहा है आज की डेट में? वो करता है चीन। इसलिए दुनिया चीन के एक तरीके से कहिए अंडर जो है वो फंस गई है, और जो चीन का भंडार है रेयर अर्थ का,
अगर आप उसको देखेंगे, चीन के पास जो भंडार है रेयर अर्थ का वो 440 लाख टन है। तो भाई उसने अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया इसको। और अमेरिका का भंडार कितना है? यूएस का भंडार, अमेरिका के पास है मात्र 20 लाख टन। तो आप देख रहे हैं कहां 440 लाख टन चीन के पास और कहां अमेरिका के पास 20 लाख टन। तो भाई उधर जिनपिंग ने अमेरिका की नस दबा दी रेयर अर्थ एलिमेंट रोक के, ट्रंप कर गया सरेंडर। अमेरिका का चीन से इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो अमेरिका करता है 70% इंपोर्ट कहां से करता है? चीन से करता है। कौन करता है? यूएस करता है। यह हाल है। तो जैसे चीन ने अमेरिका की नस दबाई वैसे ही ट्रंप सरेंडर मोड में आ गए। और वैसी ही कोशिश चीन भारत के साथ भी कर रहा है। चीन के रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट्स पर रोक का असर भारत में भी दिखने लगा है। मारुति सुजुकी ने अपनी पहली ई विटारा इलेक्ट्रिक एसयूवी की 26,512 यूनिट का टारगेट रखा था। अब प्रोडक्शन टारगेट को घटाकर 8,221 यूनिट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई की देरी की वजह से दिक्कत आ रही है। इस तरह के एलिमेंट्स की सप्लाई में दिक्कत आने से खासतौर पर गाड़ियों के सेक्टर में बड़ी परेशानी आती है। वैसे तो ऐसे एलिमेंट्स की कीमत गाड़ी की कीमत के 5% से भी कम होती है, लेकिन ये एलिमेंट्स बहुत क्रिटिकल होते हैं। भारत चीन के इस चैलेंज को अच्छी तरह समझता है और इससे निपटने के लिए पीएम मोदी ने 2 प्लान भी बनाए। पहला प्लान, चीन की जगह दूसरे देशों से सप्लाई। इसके लिए जल्द से जल्द विकल्पों की तलाश हो रही है। 45 से 60 दिन के अंदर चीन का विकल्प तलाशने का प्लान बनाया गया है। दूसरा प्लान, भारत के अंदर ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज करना, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करना। भारत ने चीन का विकल्प ढूंढा भी है। कौन कौन से देश से भारत रेयर अर्थ एलिमेंट्स मंगवा सकता है उसके बारे में आपको बताता हूं कि अगर आप देखेंगे कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसमें अगर भारत आ जाए और भारत के लिए विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आप उसको देखने बैठेंगे कि भाई भारत, अब चीन कह रहा है कि हम नहीं देंगे, हम थोड़ा कंट्रोल करके देंगे, तो हम बैठ थोड़ी सकते हैं। कांग्रेस के जमाने से ये सब शुरू होता तो अब तक मिल गया होता। लेकिन अगर आप देखेंगे भारत के विकल्प कौन कौन से हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, अगर आप देखेंगे तो एक है जापान नंबर 1। लेकिन जापान के साथ दिक्कत यह है कि यहां जो रेयर अर्थ मैग्नेट मिलता है वो लो क्वालिटी का होता है। दूसरा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी भारत के लिए एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इंडोनेशिया पर चीन का प्रभाव है, तो वहां से कितना मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, यह दिक्कत है। तीसरा है वियतनाम। लेकिन वियतनाम में खुद का अपना कंजम्पशन इतना है, लोकल डिमांड वहां इतनी ज्यादा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कि वो शायद ही आपको बहुत ज्यादा दे पाए। चौथा है रूस और 5वां है अमेरिका। अब अमेरिका खुद चीन से ले रहा है तो आपको कितना देगा? इनका खुद का प्रोडक्शन कम है। और रूस और अमेरिका में एक दिक्कत यह भी है कि इनकी दूरी बहुत ज्यादा है, तो वहां से मंगाने में टाइम और पैसा ज्यादा लगता है। तो इसलिए ये विकल्प तो हैं, लेकिन अब भारत इसका रास्ता क्या निकालेगा ये देखना होगा। फिलहाल तो जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों से ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स मंगवाना होगा, जिसकी तैयारी भारत कर भी चुका है। लेकिन भारत आगे की लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर रहा है, क्योंकि आप यह भी देखिए कि भारत के पास भी रेयर अर्थ्स का भंडार है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रेयर अर्थ्स का तीसरा सबसे बड़ा भंडार भारत में। इस मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसी साल अप्रैल में सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च किया था। कुछ शुरुआती सर्वे के मुताबिक बीकानेर, जालौर, पाली, उदयपुर, नागौर, अजमेर, सीकर जैसी कुछ जगह हैं जहां रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार हो सकते हैं। भारत के पास कितना भंडार है आपको वो भी बताऊं। अगर भारत का अभी प्रोडक्शन 3,000 टन का है और भारत का इंपोर्ट 54,000 टन है, यानी हमें अपनी खपत के हिसाब से प्रोडक्शन बहुत बढ़ाने की जरूरत है, और ये एक दिन में नहीं होगा। फिलहाल तो हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट होते हैं इनका दुनिया भर में भंडार तो है, लेकिन इन्हें खोजना, इनकी माइनिंग करना, इनकी रिफाइनिंग करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है और इसमें सालों साल लग जाते हैं। ये जो एलिमेंट होते हैं वो अपने मोबाइल से लेकर कार बनाने से लेकर हवाई जहाज बनाने से लेकर मिसाइल बनाने तक सभी जगह काम आते हैं और बहुत जरूरी होते हैं। इनके बगैर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल ही नहीं सकते, मोटे तौर पर आप ऐसा मान के चलिए। और इसलिए चीन जो है वो दुनिया की ये नस दबा रहा है। उधर अमेरिका ने तो सरेंडर कर दिया, चीन से डील की बात है, पाकिस्तान को गोद में खिला रहा है, और नरेंद्र मोदी को इस चुनौती से निपटना ही होगा। फिलहाल एक चुनौती दिल्ली में भी है। पाठशाला में अगला चैप्टर आपको बताता हूं
दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर गजब घमासान हो गया। गायब केजरीवाल की वापस एंट्री होने वाली है क्या? इधर बुलडोजर एक्शन, उधर पीएम मोदी की दिल्ली सीएम और सांसदों से मीटिंग। दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? अब इसके बारे में आपको बताता हूं। एक समय था जब टीवी स्क्रीन पर केजरीवाल छाए रहते, लेकिन केजरीवाल दिल्ली के हारे ऐसे गायब हो गए जैसे केजरीवाल नाम का कोई नेता कभी था ही नहीं। अब यह नरेंद्र मोदी के हाथों मिली दिल्ली की हार का सदमा था, क्योंकि केजरीवाल कहते थे कि इस जन्म में तो मोदी उनको हरा नहीं सकते, या फिर कुछ समय के लिए साइलेंट रहकर केजरीवाल की खुद को रिवाइव करने की स्ट्रैटेजी। जो भी हो, केजरीवाल को एक नया मौका दिल्ली में मिलता दिख रहा है और इसके सहारे वो दिल्ली में फिर से अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हो। आज इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि केजरीवाल क्या करने वाले हैं, दिल्ली में क्या हो रहा है और केजरीवाल के पास कैसे इस मौके को भुनाने का समय बहुत कम है। क्योंकि इधर केजरीवाल वापसी की तैयारी कर रहे हैं, उधर नरेंद्र मोदी ने भी अपना फोकस दिल्ली पर पूरी तरह लगाकर रखा है। दिल्ली सरकार के कामकाज पर पीएम मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं। दिल्ली के कायाकल्प को लेकर पीएम मोदी का जो विजन है, उस पर कितना काम हुआ, ये सारी चीजें खुद पीएम मोदी मॉनिटर कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली में ऐसा बुलडोजर एक्शन हो रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। बुलडोजर एक्शन पर भयंकर राजनीति भी हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर हो रही पॉलिटिक्स की चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या दिल्ली में केजरीवाल वापसी करेंगे या फिर आतिशी ही मोर्चा संभालती रहेंगी। बुलडोजर एक्शन से आम आदमी पार्टी को मिलेगी संजीवनी या फिर आम आदमी पार्टी के दौर की कमियां सामने आएंगी। पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे केजरीवाल या पंजाब पर केजरीवाल का फोकस रहेगा? क्योंकि मामला झुग्गियों से जुड़ा हुआ है जिन पर बुलडोजर चला है और हजारों लोगों की झुग्गियां तोड़ी गई हैं। इसी को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, आतिशी झुग्गी वालों से मिल रही है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ड्रामा कर रही है, दिल्ली को गुमराह कर रही है। दिल्ली में मचे घमासान की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो घमासान मचा है उसका एक ट्रेलर देखिए। बताइए, हमें घर नहीं देंगे तो हम किसके घर में जाके रहेंगे? अब बताइए हम कहाँ रहेंगे, ये बताइए। छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? तो हम कहाँ जाए छोटे छोटे बच्चे लेके? हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इनके लिए झुग्गियां तोड़ने वाली है और आज मुझे जेल में लेके जा रही है। मोदी जी का ये उन्होंने नहीं दिए क्योंकि इनको लगता था हमारे वोटर यहां से चले जाएंगे, हम हार जाएंगे। दिल्ली में जो जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले आपको यह दिखाते हैं कि राजनीति हो किस मुद्दे पर रही। दिल्ली के कालकाजी में आज तगड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है और इसी पर दिल्ली में राजनीति शुरू हो गई। कालकाजी में जिन झुग्गियों पर बुलडोजर चला है उसके लिए आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। आप ये तस्वीरें देखिए, कितने बड़े पैमाने पर झुग्गियों और घरों को डिमोलिश किया गया है। हजारों घरों और झुग्गियों को गिराया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच कालकाजी के भूमिहीन कैंप्स में इन झुग्गियों को गिराया जा रहा है। दिल्ली में इतने बड़े लेवल पर डिमोलिशन की कार्रवाई आपने शायद पहले नहीं देखी होगी। डीडीए ने आज सुबह से ही कड़ी सुरक्षा के बीच कालकाजी में बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। लोगों के विरोध को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। आप देखिए कैसे बुलडोजर और जेसीबी मशीनों की मदद से झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। कालकाजी में करीब 1200 झुग्गियों पर एक्शन हुआ है, जिनमें करीब 2000 लोग रहते थे। कालकाजी में बुलडोजर जब चलना शुरू हुआ तो फिर वो झुग्गियों को गिरा के ही रुका। आप खुद देखिए बुलडोजर एक्शन और उसके बाद टूटी हुई झुग्गियां जो अवैध तरीके से बनाई गई, इन सबको आज गिरा दिया गया। दिल्ली के कालकाजी में बुलडोजर एक्शन कल से शुरू हुआ था, जो आज दूसरे दिन भी जारी रहा। 2 दिन में कालकाजी के भूमिहीन कैंप के अवैध निर्माण को तोड़कर समतल कर दिया गया। एक बार कालकाजी से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के कालकाजी इलाके के भूमिहीन कैंप के ऊपर आज बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। कल ही यहाँ पर एक प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है वो शुरू हो गया है डीडीए की तरफ से। और जो प्रशासन है उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था इस पूरे इलाके को खाली करने के लिए, लेकिन जब 3 दिनों के अंदर इस तरीके से लोगों ने खुद से इस तरीके से खाली करके नहीं तोड़ा, तो अब प्रशासन जो है वो देखिए यहाँ पर जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो कर रहा है। टोटल 3000 के करीब यहाँ पर झुग्गी और मकान थे, उनमें से 1800 के करीब लोगों को यहाँ पर मकान दिया जा चुका था और उनके घरों को पहले ही तोड़ दिया गया था। लेकिन
यानी झुग्गी और अवैध निर्माण, मकान सब गिरा दिए गए। अब आपको बताते हैं कि कालकाजी के भूमिहीन कैंप में झुग्गियों पर, अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। कालकाजी में अवैध निर्माण को लेकर मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। भूमिहीन कैंप में रहने वाले करीब 1800 लोगों को सरकार पहले ही फ्लैट दे चुकी है। जिन लोगों के पास जरूरी दस्तावेज जैसे राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें फ्लैट नहीं मिला। सर्वे में पता चला कि करीब 1200 घर अतिक्रमण करके बनाए गए। इन 1200 घरों को गिराने के लिए डीडीए ने नोटिस जारी किया। इसके खिलाफ लोगों ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन स्टे हटने के बाद डीडीए ने नया नोटिस जारी किया। 8 जून से 10 जून तक झुग्गियों को खाली करने का बाकायदा नोटिस दिया गया। यानी सारी प्रक्रिया फॉलो हुई। जो लोग वहां रह रहे थे उनको पहले घर दिया गया, जिनके पास कोई कागज नहीं था, अवैध निर्माण था, उनको नोटिस दिया गया। कोर्ट ने स्टे किया तो मामला स्टे रहा। कोर्ट ने स्टे हटाया, कहा कि तोड़ दो तो तोड़ दिया गया, और अब उस पर पॉलिटिक्स हो रही। आज बुलडोजर की मदद से झुग्गियों और अवैध निर्माणों को तोड़ा गया है और बुलडोजर एक्शन हुआ तो फौरन उस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कल से ही कालकाजी से विधायक और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी लगातार विरोध कर रही। आतिशी को डिटेन भी किया गया, जिसके बाद आतिशी ने कहा कि झुग्गी वालों की आवाज उठाने पर बीजेपी हमें जेल भेज रही। आज भी आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सारे गरीबों को दिल्ली से भगाना चाहती है। सुनिए एक बार आतिशी। आपको डिटेन कर रही है पुलिस। भारतीय जनता पार्टी वाली झुग्गियां तोड़ने वाली है और आज मुझे जेल में लेके जा रही है। झुग्गी वालों की आवाज उठाने जा रही है। हजारों लोगों को आज बेघर कर दिया है। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? सारे गरीब सड़क पे आ जाएं, सारे गरीब बेघर हो जाएं, सारे गरीब यूपी बिहार वापस चले जाएं। आप देखिए, यहाँ पे फुटपाथ पे देखिए, लोगों के बिस्तर पड़े हैं, लोगों के कपड़े पड़े हैं, लोगों का सामान पड़ा है, महिलाएं फूट फूट के रो रही हैं। कहाँ जाएंगे ये लोग? बुलडोजर एक्शन को आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दिल्ली में अपनी वापसी के मौके पर के तौर पर देख रहे हैं। केजरीवाल जो दिल्ली में हार के बाद पंजाब में डेरा डाले बैठे, वो भी एक्टिव हो गए। केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ 3 महीने में इन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सब कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। कोर्ट के आदेश के आगे प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। सुनिए एक बार दिल्ली की सीएम को। जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं, तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है, ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं, जिसके कारण से शहर को दिक्कत है, आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुल्ला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है, और माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाएं। कालका जी की ही तरह दिल्ली के बाटला हाउस में भी बुलडोजर चलने वाला है। बाटला हाउस जो अलग अलग वजहों से चर्चा में रहता है, वो एक बार फिर से सुर्खियों में। बाटला हाउस में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होने वाला है। बुलडोजर के डर से लोग खुद ही अपने मकान और दुकान खाली करके जा रहे हैं। बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी डाली गई है। याचिका आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की तरफ से डाली गई है और अमानतुल्लाह खान के वकील हैं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। देखिए कैसे बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन के डर से लोग खुद ही मकान दुकान खाली कर रहे हैं। तो वो अपना, क्योंकि उनका ऑप्शन था तो अपना निकल रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम कैसे निकले? ऊपर ही रहते हैं? हाँ, ऊपर रहते हैं फ्लोर पे। अब आप खाली करके जा रहे हैं? हाँ, खाली कर रहे हैं भाई साहब। हाँ। क्या हो गया? आप डर भी लग रहा है कि डर लग रहा है भाई, तो डर लग रहा है, इसलिए खाली कर रहे हैं भाई। दिल्ली में जिस बुलडोजर एक्शन को आम आदमी पार्टी अपने लिए मौके की तरह देख रही है, वो कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। आम आदमी पार्टी अगर इसे केजरीवाल की वापसी के लिए लॉन्च पैड बनाने की सोच रही है तो वो गलती कर रही है, क्योंकि खुद पीएम मोदी विजन दिल्ली को लेकर एक्टिव हैं। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के सांसदों और विधायकों के साथ मुलाकात की है। दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी विधायकों की प्रधानमंत्री मोदी से यह पहली मुलाकात है। इससे पहले कल ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में अब तक के काम की पूरी रिपोर्ट पीएम मोदी को दी थी और आप देखिए वो पूरी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार के काम पर पीएम मोदी लगातार नजर बना के रखे हैं, क्योंकि दिल्ली में लंबे सूखे के बाद बीजेपी सत्ता में आई और पीएम मोदी चाहते हैं कि दिल्ली में विकास का ऐसा मॉडल बने कि केजरीवाल के लिए कोई रास्ता न बचे और जो विकास नहीं हो पाया वो हो सके। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताने जा रहा हूं राजा रघुवंशी केस में सबसे बड़ा खुलासा हो गया। सोनम ने और भी मर्डर किए हैं क्या? सोनम और राज कुशवाहा की तस्वीर राखी बंधवाने वाले से मंगलसूत्र पहनाने वाले को मरवा दिया।
सोनम रघुवंशी के केस में हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं हुई, बल्कि रिश्तों का कत्ल भी हुआ, भरोसे का भी मर्डर हुआ, इंसानियत की भी हत्या की गई। यह बिल्कुल समझ के बाहर है कि यह कैसा प्यार है जिसे पाने के लिए एक मासूम की जान ले ली गई। राजा रघुवंशी का आखिर कसूर क्या था? राजा के परिवार का कसूर क्या था? सोनम चाहती तो ना करती राजा से शादी। जो लड़की हनीमून पर अपने पति की हत्या करवाने से नहीं हिचकी, वो किसी के प्रेशर में आकर शादी क्यों कर रही थी? फिर भी सोनम ने राजा से शादी की और फिर उसकी हत्या करवा दी, आरोप है। तो उसने फिर सिर्फ राजा को नहीं मारा, आप इंसान के तौर पर कहिएगा तो उसने एक ही हत्या की है आरोप के मुताबिक, राजा रघुवंशी की। लेकिन उसने, अगर आप ओवरऑल देखिएगा तो कई मर्डर किए हैं। सोनम ने राजा के साथ साथ अपने खुद के परिवार के भरोसे को भी मारा है, जिस परिवार ने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की थी। सोनम ने राजा के उस परिवार से के विश्वास का भी मर्डर किया, जिस परिवार ने सोनम में कभी कोई खोट नहीं देखी। जो परिवार सोनम को बहू बनाकर हंसी खुशी लेकर आया, उस परिवार को ही सोनम ने बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, सोनम ने तो उस रिश्ते का भी कत्ल कर दिया जिस रिश्ते को सबसे पवित्र माना जाता है। जिस राज के लिए सोनम ने पति राजा को मरवा दिया, कहा जा रहा है कि उसे तो सोनम राखी बांधती थी राज को, और वो बॉयफ्रेंड निकला। उसे तो सोनम अपना भाई कहती थी, राज का परिवार कल ही कह रहा था। आज सोनम के परिवार ने भी यही खुलासा किया है। तो आप सोचिए सोनम ने कितने कत्ल किए हैं, रिश्तों का भी और विश्वास का भी। आज तो सोनम और उसके प्रेमी राज की पहली तस्वीर भी सामने आ गई। यह पहली तस्वीर दिख रही है आपको स्क्रीन पर, जिसमें सोनम और राज एक साथ दिख रहे हैं। दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर पब्लिक पूछ रही है कि ये पापा के फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉय और पापा की परी जो होती है, बेटी जो होती है, उसके बीच की केमिस्ट्री लग रही है क्या? ऐसे कौन सेल्फी खिंचवाता है अपने पापा के एम्प्लॉय के साथ? ये कौन सा रिश्ता है, लोग पूछ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सोनम और राज की जो पहली तस्वीर सामने आई है, उससे दोनों के रिश्ते के बारे में क्या पता चला। हम आपको यह भी बताएंगे कि आज सोनम के भाई गोविंद ने राजा के घर पहुंचकर उसकी मां के गले लगकर सोनम के बारे में क्या क्या नई बातें कबूली। और आज राजा की मां ने सोनम पर जो नए सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, उसे सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस केस में अब भी नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसका एक ट्रेलर देख लीजिए। सोनम रघुवंशी की वो तस्वीर कोई नहीं भूला होगा जिसमें राजा रघुवंशी शादी के वक्त उसकी मांग में सिंदूर भर रहा था और सोनम का रिएक्शन ऐसा था जैसे वो बहुत खुश ना। आज सोनम की पहली बार उस राज के साथ तस्वीर आई जिस राज के साथ सोनम का अफेयर होने की बातें कही जा रही। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर सोनम ने ही अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। इस सेल्फी में सोनम काफी खुश दिख रही है और राज की खुशी का भी ठिकाना नहीं। तस्वीर में दोनों की बॉडी लैंग्वेज को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब लगते हैं। यह तस्वीर सोनम के पिता के उसी दफ्तर में ली गई थी जहां राज काम करता था और जहां सोनम और उसका इश्क परवान चढ़ा, यह आरोप। अब तो सोनम ने भी पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि उसने ही राज के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई ताकि वो दोनों शादी कर सके। इस बात को अब सोनम का परिवार भी मान चुका है। तभी तो आप देखिए कि आज सोनम का भाई गोविंद राजा के घर पहुंचा, राजा की मां के गले लगकर रोने लगा, उनके पैर पकड़कर अपने बहन के लिए माफी मांगने लगा। रोती बिलकती राजा की मां ने भी गोविंद को गले से लगा लिया। इस दौरान गोविंद भी बिलक बिलक कर रो रहा था, राजा की मां के पैर पकड़ रहा था। आप देखिए इस दौरान माहौल कितना गमगीन हो गया था वहां। सोनम की सच्चाई सामने आने के बाद अब उसका परिवार ही उसके लिए फांसी मांग रहा है। राजा की मां से मुलाकात के बाद सोनम के भाई गोविंद ने दावा किया है कि उनके परिवार को राज कुशवाहा और सोनम के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें 100% यकीन है कि सोनम ने ही अपने पति राजा को मरवाया है। यह सोनम का परिवार कह रहा है। सोनम ने जो किया है उसके लिए उसे सजाए मौत होनी चाहिए। गोविंद जो सोनम का भाई है, उसने कहा कि उनके परिवार ने सोनम से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। सोनम का परिवार अब राजा को इंसाफ दिलवाने के लिए खुद केस लड़ेगा। आप सोनम के भाई गोविंद को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि सोनम के भाई से मिलने के बाद राजा की मां ने क्या कहा है। सोनम के थ्रू ही पूरी की पूरी रची गई लिंक है और ये लिंकअप भी उन्हीं के थ्रू है। राज कुशवाहा भी
उन्हीं से ज्वाइंट में था, फिर उनके दोस्त उन भी पकड़ाए, तो उस हिसाब से मेरे को क्लियर होते गया कि ये मतलब साजिश है। करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, और सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। तो मुझे मालूम नहीं है कि ये हत्या किसने करवाई। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे, और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। लेकिन उन्होंने होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। सोनम ने सिर्फ अपने पति का कत्ल नहीं किया, बल्कि अपने परिवार के भरोसे का भी कत्ल किया है, जो पहले ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सोनम ऐसा घिनौना कांड कर सकती है। अब सोनम का भाई खुद कह रहा है कि वो सोनम को फांसी दिलवाएगा और राजा को इंसाफ दिलवा कर रहेगा। आप सुनिए सोनम के भाई से मिलने के बाद राजा की मां क्या कह रही है। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती। राजा की मां उमा रघुवंशी ने सोनम के भाई गोविंद को क्लीन चिट दे दी, लेकिन सोनम को लेकर एक बड़ा दावा भी किया। राजा की मां का दावा है कि उनके बेटे की सिर्फ हत्या नहीं की गई, बल्कि नरबली दी गई। राजा की मां का दावा है कि सोनम ने राजा पर तंत्र किया, जिसके बाद उसकी नरबली दे दी। सोनम राजा को कामाख्या देवी मंदिर लेकर गई, जो तंत्र मंत्र और बलि के लिए भी विख्यात है। उन्होंने यह भी कहा कि सोनम ने राजा की हत्या के लिए 11 का दिन चुना, जिस दिन बलि देने की परंपरा है। राजा की मां को सुनिए। ये वो सोनम ने किया होगा, तांत्रिक अंतरिक जो भी करवाया होगा तो वो उसने करवाया होगा। और राजा को तो इस चीज का नॉलेज नहीं है, क्योंकि कौन सी पूजा करवा रहे हैं उसने बोल दिया कि अपन को ऐसी वाली पूजा करवाना है, अपन इस पूजा के लिए आए। तो वो तो बैठ गया होगा पूजा में, उसको इतना वो थोड़ी कि किस लिए आए, कि खाली दर्शन ही करे। अपन ये भी नहीं कह सकते हैं अभी तो। बलि की भी आशंका है आप? बलि तो ऐसा है कि वहाँ पे बलि चढ़ती है। अब बलि क्या, वो तो बलि समझ लो ना, अपने तरफ से तो अपने बेटे की बलि चढ़ाई गई वहाँ पे। राजा हत्याकांड में जो खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उससे लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि सोनम अकेले इतनी शातिर प्लानिंग कर सकती है। सोनम का परिवार भी कह रहा है कि अगर उन्हें जरा सी भी भनक होती तो वो सोनम की शादी नहीं करती। लेकिन अब राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने एक बड़ा दावा किया है। सचिन ने शक जताया कि राजा की हत्या में सोनम की मां भी शामिल है, और सोनम को अपने पति की हत्या करने का आइडिया भी उसकी मां ने ही दिया था। राजा के भाई ने दावा किया है कि सोनम को उसकी मां ने कहा था कि तू मांगलिक है, राजा से शादी कर ले, फिर उसको मार डालना। सचिन का दावा है कि सोनम की मां ने ही प्लानिंग की थी कि सोनम विधवा हो जाएगी तो उसका परिवार नौकर राज से उसकी शादी के लिए मान जाएगा। अब राजा के भाई सचिन चाहते हैं कि पुलिस सोनम की मां से भी पूछताछ करे। सुनिए एक बार। देखो, हत्या जो बोलते हैं ना, सोचने की बात है कि पहले इसको राजा को इसने मारा कि राजा मर जाएगा, ये विधवा हो जाएगी, तो उसके फिर दूसरी शादी कौन करेगा इससे? तो फिर कोई भी कर ले, नौकर कर ले, माँ तो ही चाहिए ना। तो ये प्लानिंग से इन्हें काम करा है, और उसकी मम्मी को तो सब पता है। एक बार इसकी मम्मी से कार्रवाई की जाएगी तो सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, मतलब जो कहा जाता है कि मंगल अगर भारी हो तो पहला पति मर जाता है तो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो वैसे प्लानिंग थी ना पूरी, तो इसकी मम्मी कहा था तभी तो आपको करा, मम्मी से पूछताछ की जाए, कार्रवाई की जाए। सोनम का भाई जो आरोप लगा रहा है उसकी वजह भी है, क्योंकि आप देखिए कि सोनम और राजा दोनों की कुंडली में मंगल दोष है, और इसी वजह से दोनों की शादी तय भी हुई, जिससे राजा का परिवार भी बेहद खुश था, क्योंकि मंगल दोष की वजह से राजा की शादी में देरी हो रही थी। राजा के परिवार को लगा कि सोनम के रूप में उसकी मनोकामना पूरी हो गई है, और इसलिए उन्होंने दोनों की कुंडली अपने पंडित से मिलवाई भी नहीं थी। राजा की हत्या के बाद जब उसके परिवार ने सोनम की कुंडली अपने पंडित को दिखाई, तो जो सच सामने आया उसे सुनकर राजा का पूरा परिवार सन्न रह गया। सोनम की कुंडली के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें लिखा था कि उसको लेकर पंडित ने दावा किया था कि आपका व्यक्तित्व रहस्यमयी है, आप प्यार में बहुत व्याकुल हो जाती हैं, अगर आपने एक बार किसी से प्यार किया तो आप पीछे नहीं हटती। ये सोनम के बारे में पंडित जी ने बताया था ऐसा दावा। अगर आपके प्यार के बीच कोई विरोधी की भूमिका में आ जाए तो आप उसे बल से निपटाती हैं। सोनम की कुंडली में लिखा है कि आप धार्मिक होने का दिखावा करती हैं, लेकिन हकीकत में आप धार्मिक नहीं हैं। आप स्वभाव से जिद्दी और खुद पर नियंत्रण खोकर
दूसरों को चोट पहुंचा देती। ये सारी चीजें सोनम के स्वभाव के बारे में उसकी कुंडली को पढ़ने के बाद कही गई, जिसके बाद राजा के परिवार को समझ आ रहा है कि कुंडली को लेकर पढ़ने के बाद लिखी एक एक चीज सच साबित हुई है। सोनम की कुंडली देखने वाले राजा के परिवार के पंडित अजय दुबे ने एक और बड़ा खुलासा किया, वो भी सुनिए। आपने कुंडली शादी के बाद देखी तो उसमें क्या दोष पाया? मंगल दोष था उसमें, और उचका और नीच का मंगल था इसमें। तो किसने हत्या की है, कौन लोग इन्वॉल्व है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था, उन्होंने प्रश्न कुंडली बनवाई थी, उसमें हमको स्पष्ट दिख रहा था, तो हमने उस आधार पर उनको बता दिया। क्या दिख रहा था आपको? वही के 2 लेडीज हैं उसमें अवेलेबल हैं, है ना, और 3 लड़के हैं। तो जो हत्या की साजिश है उसमें आप कह रहे हैं कि 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं, ऐसा? जी। तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने जी, अभी सामने और आ जाएगा। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? बताएं, आप बोल कर बताइए क्या बोल रहे हैं। एक लड़की का नाम और आएगा उसमें अभी, अब वो थोड़ा टाइम लगेगा, सर्चिंग अभी इनको जब होगा तो इसके बाद। मतलब इस बात की आशंका थी कि वो मतलब पत्नी भी हत्या कर सकती है, करवा सकती है, ऐसा भी कुछ था उस कुंडली में? हाँ, ऐसा योग तो उसमें दिख रहा था। तरह तरह की बातें चल रही, लेकिन जिस बात की चर्चा आज सबसे ज्यादा है कि सोनम ने तो अपने पति को उससे मरवा दिया जिसे वो राखी बांधती थी। सोनम के भाई गोविंद ने खुद खुलासा किया कि भाई राज कुशवाहा तो सोनम को दीदी दीदी बोलता था और सोनम राज को राखी बांधती थी। सुनिए जरा। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घरवाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। अब आप सोचिए, लोग सन्न है भाई कि जिसको राखी बांधती थी उस पर आरोप लग रहा है कि भाई उसी से पति को मरवा दिया और वो बॉयफ्रेंड निकला। क्या ही चल रहा। और इसीलिए हमने कहा कि सोनम ने इंसान तो एक मारा, राजा रघुवंशी, लेकिन आप सोचिए उसने कितने कत्ल किए जब आप रिश्तों को भी जोड़ते हैं। भाई बहन का रिश्ते का कत्ल कर दिया, राखी बांध रही, उससे इश्क की बातें चल रही। पति पत्नी के रिश्ते का, उसके विश्वास का कत्ल कर दिया जब पति की हत्या हो गई। सास और बहू के रिश्ते का कत्ल हो गया जब आप सास से बात कर रहे हैं कि मैं तो चढ़ाई चढ़ रही हूं, उपवास किया हुआ, पता चला उनका बेटा मार दिया। यही तो आरोप है। माता पिता और बेटी के रिश्ते का कत्ल कर दिया जिन्होंने विश्वास के साथ वहां भेजा होगा शादी करके। अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए सोनम ने अपने पति को बेरहमी से मरवा डाला, यह आरोप है। लोग कह रहे हैं कि भगवान ऐसी पत्नी किसी को न दे। लेकिन अब यूपी के सिद्धार्थनगर से भी राजा रघुवंशी जैसा हत्याकांड सामने आया है, जहां संगीता नाम की महिला ने अपने प्रेमी अनिल के साथ मिलकर अपने पति कन्नन की हत्या कर दी। उसे जहर खिलाकर नदी में फेंक दिया, फिर 3 दिन तक प्रेमी के साथ घूमती रही। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। लेकिन 8 दिन बाद नदी से पति का कंकाल बरामद हुआ तो हत्याकांड का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने महिला के साथ उससे 8 साल छोटे प्रेमी को भी अरेस्ट कर लिया। क्या ही चल रहा है भाई। पति पत्नी और वो की कहानियां लगातार बढ़ रही हैं। यूपी के ही हापुड़ से एक और चौंकाने वाला केस सामने आया, जहां एक महिला अपने प्रेमी के लिए लुटेरी दुल्हन बन गई। बहू नेहा ने अपने प्रेमी निगम के साथ मिलकर घर में 15 लाख कैश और सोने चांदी के जेवरात की लूट करवा दी। मामले को फिल्मी रंग देने के लिए बहू ने LIC एजेंट के नशा देने की झूठी कहानी बनाई और ससुर से फर्जी चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। लेकिन पुलिस ने CCTV फुटेज और कॉल डिटेल की जांच करके साजिश का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। लूटा गया सारा कैश और जेवर भी बरामद हो गया। ऐसी एक घटना और आई थी दक्षिण भारत से, जहां पर एक महिला ने उसके अवैध संबंध का पता चल गया या चल जाता तो इसके लिए अपने पति, सास और बच्चों को जहर दे दिया। वो नीले ड्रम वाली कहानी तो अभी तक कोई नहीं भूल पा रहा है भाई, जिसमें पति को मार के नीले ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया था। ये चल क्या रहा है? लोग अपनी पत्नियों पे भरोसा नहीं कर पाएंगे तो फिर कहां जाएंगे? पति पत्नी, बच्चे, मां बाप, भाई बहन, यही कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके भरोसे आदमी दुनिया से भिड़ जाता है, दुनिया के सारे तनाव झेल जाता है। और अब ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं। कोई हनीमून पे मार दे रहा है, कहीं कुछ चल रहा है।